अभ्यस्तता में बैठे हैं, जो साथी बैठे हैं, वो ये मान ले उनके पास जीवन में जो कुछ भी उपलब्ध है वो मात्र शिक्षा का उत्पाद है, इसके अलावा किसी और दूसरी विषय वस्तु का उत्पाद नहीं है। मैं अपनी बात यहीं से स्टार्ट करता हूं कि इस जीवन को और इस पूरे भारतीय लोकतंत्र को जिसने प्राण दिए हैं, जिसने प्रतिष्ठा दी है और जिसने साज सज्जा दी है, वो केवल एकमात्र है शिक्षा। तो जो बच्चे आज के इस शैक्षिक महोत्सव में आए हैं, उन सभी बच्चों से मैं उनके करियर में केवल 2 मिनट की बात कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि इस जीवन में शिक्षा सबने सुनी होगी। बाबा अम्बेडकर साहब को हर आदमी कोट करता है, हर आदमी ये कहता है कि बाबा साहब ने एक बात कही थी, और उसके बाद उस नारे को कोट करता है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन ये आधा नारा है। शिक्षा कई प्रकार की होती है। शिक्षा मोटे मोटे रूप से 2 प्रकार की होती है, और जिसके लिए इस मंच का संयोजन किया गया है वो है कॉम्पिटिटिव एजुकेशन। एक शिक्षा होती है जो रोजगार का पर्याय होती है, जिससे आपकी रोटी चलती है। आप ये मान लीजिए, ये आपको अंतर करना पड़ेगा। वो शिक्षा जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी ऐसा निमित्त शामिल है, कैसा उद्देश्य शामिल है जिससे आप रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। और एक शिक्षा इस राज्य को चलाने की है, इस देश को चलाने की है, इस देश की शासन और प्रशासन को चलाने की प्रणाली है। तो जिस चीज की हमें जरूरत है वो हमारे करियर में इस देश की शासन और प्रशासन को चलाने की प्रणाली है। मैं अपने बच्चों से केवल सीधे सीधे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह के विद्यालय, जिस तरह की एकेडमिक्स में वो जा रहे हैं, उनकी एकेडमिक्स में साइंस और साइंस के साथ साथ मैथ्स और दूसरे विषय पढ़ाए जाते हैं। इन विषयों का उपयोग उनको तय करना पड़ेगा कि वो इन विषयों से डॉक्टर, इंजीनियर या किसी दूसरी प्रतियोगी परीक्षा में जाएं, अपना रोजगार कमाएं, रोटी कमाएं। इस बात में बिल्कुल मैं कहीं भी कंफ्यूज नहीं हूं। शिक्षा की 2 धाराएं हैं, एक तो रोटी कमाने के लिए और दूसरा देश को चलाने के लिए। यह बात प्रत्येक बच्चे को पहले ही तय करनी पड़ेगी कि उसकी प्राथमिक आवश्यकता क्या है। मैं केवल दूसरे प्रकार की शिक्षा की बात करूंगा जो इस देश को चलाने की है। इस देश को चलाने की 2 प्रणालियां हैं और इस देश की 2 कार्यपालिकाएं हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका है और दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका है। राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें 543 सांसद, 250 राज्यसभा मेंबर और 403 उत्तर प्रदेश के विधायक आते हैं। इतने ही सदस्य जिनके प्रतिनिधित्व की बात करती है, जनसंख्या, इस आवाम, इस आबादी को रिप्रेजेंटेशन देने की। इसमें हम कितने लोग हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिसमें हम मेरिट बेस पर जा सकते हैं, जिसमें योग्यता से जा सकते हैं, वो इस देश की सरकारी नौकरियां हैं, छोटे से लेकर बड़ी तक। ये राज्य का हिस्सा अगर आप इलेक्शन से नहीं बन सकते हैं तो उस राज्य का हिस्सा, उस मशीन को चलाने का हिस्सा आप सिलेक्शन से बन सकते हैं। इलेक्शन में हो सकता हो कि आपके संसाधन आड़े आते हो, आपको समूह की आवश्यकता हो, आपको लोकमत की आवश्यकता हो, पब्लिक ओपिनियन की आवश्यकता हो, लेकिन कभी भी राज्य का अगर मेरिट बेस हिस्सा बनना है तो आपको पब्लिक ओपिनियन की आवश्यकता नहीं है, पर्सनल कैपेसिटी की आवश्यकता है। और वो व्यक्तिगत क्षमता आप आईएएस, पीसीएस और दूसरी ऐसी सर्विसेज में जाकर या इनमें जाने का मन बनाकर पूरा कर सकते हैं। और दूसरी बात है, बहुत संक्षेप में, जिन बच्चों को आईएएस बनने से डर लगता हो, जिन बच्चों को यह लगता हो आईपीएस, आईएफएस या जो केंद्रीकृत सेवाएं हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी की सर्विसेज हैं, इनमें जाना बहुत दुरूह है, तो मैं आज पहली बार प्रतापगढ़ की पावन धरती पर आया हूं और स्पष्ट कहता हूं, हाई स्कूल के परिदृश्य परीक्षा आईएएस की है। 1853 में जब आईएएस की परीक्षा का उद्भव किया और अंग्रेजी सरकार ने यह मन बनाया कि भारतीयों को लंबे समय तक गुलाम कैसे बनाए, तो उसमें एक मैकाले कमेटी का निर्माण हुआ। मैकाले ने यह बताया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मोमेंट्री ये कुछ अल्फाज हैं, उसने कहा हमें ऐसी जमात चाहिए जो तन से तो भारतीय हो लेकिन मन से अंग्रेज हो। तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन किया जाने लगा जिन बच्चों का अधिसंख्यक स्वभाव भारतीय हो लेकिन उनको अंग्रेजी पढ़ाई जाए। क्योंकि मेरे दोस्त, इसलिए जरूरी था भारतीयों को सेलेक्ट करना क्योंकि एक टापू के बराबर इंग्लैंड है और भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अगर पूरा का पूरा इंग्लैंड प्रशासक बन के भारत आता तो भारत में शासन न दे पाता। तो भारत को गुलाम बनाने के लिए भारत के ही बच्चों को प्रशासक बनाने की कोशिश की गई। यही कलेक्टर बने, यही आईपीएस बने और अपने लोगों को गवर्न करें। ये बफर स्टेट बना। 1853 में ये बफर स्टेट बना। पहला आईपीएस, पहला आईएएस बना सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई। तब से हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज लगभग 3.5 करोड़ की एक आवाज खड़ी होती है जो इस स्टेट को गवर्न करती है, उसमें हमारी भागीदारी बहुत न्यूनतम है। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने के लिए आपको किसी विशिष्ट प्रणाली की या किसी विशिष्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी की वेबसाइट है, उस पर आप upsc.gov.in खोलेंगे। एनसीईआरटी को बेस माना जाता है। कक्षा 6 से कक्षा 12 की पुस्तकें आपको आईएएस बनाती हैं।
और रह गई बड़ी बड़ी कोचिंगों की बात, तो मैं भी एक सामान्य संस्थान चलाता हूं, मेरा भी तजुर्बा है, 2 बार क्वालिफाई करके आया हूं, पूर्ण परीक्षा नहीं पास की, लेकिन कुछ दर्जों का अंदाज मुझे है। ये पक्का पता है कि IAS इज इक्वल टू हाई स्कूल की परीक्षा। अब आप कहेंगे कि साहब बड़ी बड़ी कोचिंगें खुली हैं, तो आप देखिए इस देश में व्यापारियों ने जब एक भय को भगवान के रूप में बेचा है, तो इस शिक्षा के मूल मंत्र को जिससे पूरे स्टेट की मलाई जाती है, नेता बेचारा बहुत मेहनत करता है, नेता पब्लिक के पास जाता है, नेता अपने चुनाव के दौरान पूरी पब्लिक को मैनेज करता है, IAS किसी के पास नहीं जाता, लेकिन अच्छी जो मलाई होती है वो IAS के खाते में जाती है, प्रशासनिक लोक सेवकों के खाते में जाती है, और बहुत ही सेफ साइड प्ले करते हैं प्रशासक इस देश के। इस देश के प्रशासकों की जो ऊपर की लेयर है, जिसे हम एलीट क्लास कहते हैं, वो डरा के रखता है। गरीब किसान का बच्चा अगर प्रशासन में चला जाएगा तो मूल रूप से इस देश का लोकतांत्रिक चरित्र सामने आ जाएगा। इस देश को वास्तविक रूप से संचालन देने का काम IAS करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करता है। कारण क्या है कि एक मंत्रालय में मंत्री एक होता है, लेकिन कर्मचारी कम से कम 40,000 होते हैं। एक मंत्रालय, कई सारे उप मंत्रालय, उसके बाद अटैच्ड ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस, क्षेत्रीय ऑफिस, डायरेक्टरेट, ये सारे एक मंत्री के द्वारा एक दिन में शासित नहीं हो सकते। यानी वो जो मुखिया होता है, जो एक्सपर्ट है, जिसकी रिटायरमेंट की एज है, वो IAS है, जो पूरे स्टेट को 60 साल तक उपभोग करता है। नेताओं के सामने और प्रशासकों के सामने किसी भी समाज को आगे ले जाने की संयुक्त जिम्मेदारी है। जो समाज आज टॉप पर है, उस समाज में कॉन्फ़िगरेशन विशेषता है, उस समाज ने जितना शासन को पकड़ा है उससे कहीं ज्यादा प्रशासन को पकड़ा है, क्योंकि शासन कभी, निजामत कभी जाएगी, निजाम कभी भी बदला जा सकता है, निजाम कभी भी मारा जा सकता है, लेकिन जो छुपे हुए छद्म लोग हैं, जिनकी सांस्कृतिक विरासत कैरी होती है, वो राजकोष पर जिंदा रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसे में IAS बनने के लिए जो बच्चे अभी से सपना देख रहे हैं, मेरे पास टाइम कम है, थैंक यू, हाँ थैंक यू, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। मैं कंक्लूड करता हूं कि जो बच्चे IAS, IPS, IFS या स्टेट सर्विसेज का सपना देख रहे हैं, वो सभी बच्चे, हमने भी आलोक भाई के साथ एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और उस प्रोग्राम के नाते उनको फ्री एजुकेशन, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए IAS में, तब तक वो brainfra.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आलोक भाई से संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों ने नीट का भी वर्टिकल खोला है। ब्रेनफ्रा IAS उन तमाम बच्चों को जो आज इस सदन में बैठे हैं, इसके माध्यम से रजिस्टर्ड होंगे, उन सभी बच्चों को जब तक उनका सिलेक्शन ना हो जाए, नोट्स, मटेरियल, मॉक टेस्ट और उनकी जो टेस्टिंग है, पर्सनल मेंटरिंग है, इंडिविजुअल मेंटरशिप है, ये सब तब तक फ्री प्रोवाइड करेगी इस शैक्षिक महोत्सव के माध्यम से, जब तक उनका सिलेक्शन ना हो जाए। मुझे आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक भाई। मैं क्षमा चाहता हूं एक बार फिर से।